गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को मुझे लगता है कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर दिखाई दे रही होंगी। ठीक है मेरे भाई, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर दो चल रहा था मेरे भाई। और इस चैप्टर नंबर 2 में हम देख रहे थे संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। सभी बता देंगे एक बार, कैसे हैं सभी? हाँ, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उठ गए क्या? हाँ गुरुजी, बाजरा कट रहा है, अभी हालत खराब है, अभी नहीं उठे। नालायक, बिना उठे मैसेज कैसे कर रहा है? तेरा भूत कर रहा है क्या? नालायक। चलो इधर देखेंगे सभी, इधर देखेंगे। अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2 संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है मेरे भाई, मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें हम जो पढ़ेंगे वो हम भू आकृति मतलब संरचना, पृथ्वी की संरचना कैसी है, कैसे कैसे जो पृथ्वी पर जो बहुत सारी संरचनाएं हैं, कहीं तुम पहाड़ देखते हो, कहीं पे पठार देखते हो, कहीं पे तुम मैदान देखते हो, कहीं पे तुम बाजरे के खेत देखते हो। हाँ गुरुजी, बाजरे के खेत तो दिख रहे हैं। तो तुम्हें अभी देखो, मैदान भी देखने को मिल रहे हैं, पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं, पर्वत भी देखने को मिल रही है, नदियां भी देखने को मिलेंगी, झरने भी देखने को मिलेंगे। हाँ गुरुजी, झरने में भी बहुत नहाए हम अभी 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 बारिश का सीजन गया है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, हम यहाँ इन चीजों के बारे में पढ़ रहे होंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें समझाया था और किस तरीके से, देखो मैंने क्या क्या समझा दिया था वो देख लीजिए एक बार। एक मिनट, देखो समझने का प्रयास करेंगे। जो जो चीजें हैं मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, आज क्लास थोड़ी छोटी रहेगी लेकिन कंफर्म मतलब कल तुम्हारी क्लास इससे भी बड़ी रहेगी। ठीक है ना? ठीक है, चलो देखो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था संरचना एवं भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है, संरचना तथा भू आकृति, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। मतलब पृथ्वी कितनी है? 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। और इस संपूर्ण अवधि में, मतलब ये जो पूरा का पूरा टाइम था, इसमें पृथ्वी के भूपृष्ठ पर आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों की गतिशीलता के कारण बहुत से परिवर्तन हुए हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में भी हुए हैं, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। तो मैंने पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर दो ही भाग थे, एक तो जल भाग था और एक कौन सा भाग था? भू भाग था, मतलब स्थल भाग था। तो स्थल भाग को हमने पैंजिया बोला था। क्या बोला था मेरे भाई? पैंजिया बोला था। और जो थल वाला मतलब जो जल वाला भाग था उसको पैंथालासा बोला था। ठीक है, जल भाग में जैसे जैसे गति हुई उससे महासागरों का निर्माण हुआ, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। लेकिन भूभाग का मतलब स्थल वाले भाग में जैसे जैसे गतियां हुई, वहां पे क्या बने? हमारे पास महाद्वीप बने। तो महाद्वीप और महासागर किसके कारण बने हैं? कि भाई हमारी पृथ्वी थी, हमारी पृथ्वी पर दो भाग थे, पैंजिया और पैंथालासा। ठीक है, पैंजिया और पैंथालासा। पैंजिया कौन सा था? स्थल वाला भाग था। पैंथालासा कौन सा था? जल वाला भाग था। दोनों में जब गतियां हुई, बाह्य शक्तियां और आंतरिक शक्तियों के कारण इनमें क्या हुई? गतिविधि, गतिशीलता हुई, मतलब गतिशील हुए, इनमें गति हुई। जब इनमें गति हुई मेरे भाई, तो गति के कारण इनमें क्या होने लगे? इनका विस्तार होने लगा, ये फैलने लगे। धीरे धीरे फैलने के कारण क्या होने लगे? महाद्वीप बनने लगे, महासागर बनने लगे। ऐसा मैंने तुम्हें बताया था। हाँ गुरुजी, बताया था। चलो, करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। कहां स्थित थी? दक्षिण में स्थित थी, जो कि आकार में विशाल थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व की ओर और तथा इंडियन प्लेट कहां चली गई? उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगी थी। देखो जल्दी जल्दी स्पीड से रिवीजन करेंगे। यहाँ पे ये तुम्हारा पूरा का पूरा था पैंजिया। ये जो हरा वाला भाग दिख रहा है वो है पैंजिया, और जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो है पैंथालासा। पहले जो जमीन की आकृति थी, जो भू वाला भाग है, इसकी आकृति थी इस तरीके से। लेकिन जैसे जैसे विस्तार हुआ ये खिसकता गया। ये जैसे ही टूटने लगा तो टूटकर ये दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? दो भागों में, जिसको हमने बोला अंगारा लैंड और नीचे वाले को क्या बोला? गोंडवाना लैंड। क्या बोला? गोंडवाना लैंड बोला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अंगारा लैंड में तो ये वाले चले गए, नॉर्थ अमेरिका, मतलब यूरेशिया, ये वाले। ठीक है, लेकिन साउथ वाले भाग में, दक्षिण वाले भाग में, देखो ये तो हो गया उत्तरी वाला भाग और ये हो गया निचले दक्षिण वाला भाग। इस दक्षिण वाले भाग में हमारे पास आ गए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है गुरुजी, आगे देखो ये वाली बात करेंगे अपन। इसके बारे में देखो मैंने तुम्हें बताया था। क्या बताया था मैंने? आज मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ मेरे भाई। भारत का भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजन। भूवैज्ञानिक खंडों का मतलब कि मतलब जो भारत है उसमें धरती किस तरीके से बटी हुई है। तो हमने यहाँ पाया कि यहाँ पे तीन तरीके से, तीन भूभागों में क्या किया गया है? इसको विभाजित किया गया है। तीन वैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। जो भी ज्योग्राफी मतलब जो भी मतलब अपने पास जो भूगोल के ज्ञाता है, भूगोल के जो ज्ञाता है, उन्होंने इसको कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। पहला बोला प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा बोला हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा था सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है, यहां तक मैंने तुम्हें समझा दिया था। इसके बाद में और समझ लेंगे थोड़ा सा। देखो यहां मैंने तुम्हें ये बताया था प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड की आकृति मैंने तुम्हें बताई थी त्रिकोणीय है, मतलब तीन कोण की है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, देखो
प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटिफटी है जो कि कच्छ से आरंभ होकर, कच्छ कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, कुछ मतलब कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा के नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों व डेल्टा तक जाती है मेरे भाई, ठीक है। प्रायद्वीपीय भाग मुख्यतः प्राचीन नीस व ग्रेनाइट से बना है जो कि कैम्बियन कल्प से एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। मैंने तुम्हें ये बताया था जो ब्लू कलर में है ये सारा का सारा क्या है मेरे भाई, प्रायद्वीपीय खंड है। इस प्रायद्वीपीय खंड में मैंने बताया था कि ये कठोर भाग है, मतलब यहाँ पर्वतमालाएं आएंगी। तो कौन कौन सी पर्वतमालाएं आएंगी मैंने तुम्हें बताया था। सबसे पहले जो आएगी मेरे भाई, सबसे पहले जो आएगी वो कौन सी आएगी, बताओ कौन सी आएगी सबसे पहले? सबसे पहले गुरुजी अरावली की आएगी। कौन सी आएगी? अरावली की। अरावली के बाद में विंध्य की आएगी, विंध्य के बाद में किसकी आएगी? सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद में महादेव की, और महादेव के बाद में मैकाल की, ठीक है। ये क्यों, ये कौन सा हो गया, याद रखेंगे पै और पू, तो ये पूर्व की तरफ है तो ये हो गया पूर्वी घाट, और ये हो गया तुम्हारा पश्चिमी घाट। क्या हो गया? पश्चिमी घाट। यहां तक कोई दिक्कत थी क्या, किसी को बताएंगे? नहीं गुरुजी यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। ये तुम्हारा मेरे भाई उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, ये जो छोटा सा दिख रहा है तुम्हें ये है उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं। इन प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं में हमने क्या क्या देखेंगे, देखो मेरे भाई कि ये कहां से जा रहा है, कहां से नहीं जा रहा है, मैंने समझा दिया था, मैं रिवीजन करा रहा हूं बस थोड़ा सा, ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि हमने क्या पढ़ा था। चलो दिख रहा है सभी को? देखो प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं, यह एक त्रिकोणीय आकार का भूभाग है, मैंने ये बता दिया, जो कि भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है और लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यह तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। और जो भी मतलब कोई भूभाग जो तीन तरफ से घिरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप, हिंद महासागर। और यह तीन ओर से जल से घिरा भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार वाला कटाफटा भूखंड है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर की पहाड़ियां, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग व कार्बी एंगलोंग पठार भी भूखंड का विस्तार है मेरी भाई, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः प्राचीन नीस व ग्रेनाइट से बना है। यह पठार भूपरपट्टी का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर है। ध्यान से समझ लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो पठार है भूपरपट्टी का सबसे क्या है? प्राचीनतम भूखंड है। यहाँ से पूछ लेगा वो कि जो भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी जो है हमारे पास, मतलब जो क्रस्ट है, क्रस्ट का मतलब होता है भूपरपट्टी, आज समझाऊंगा, ठीक है। तो उसका प्राचीनतम भूखंड है जिसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 600 से 900 मीटर। कैम्बियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में स्थित है, ठीक है गुरुजी, यहां तक आपने बता दिया था। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। और यहाँ देखो मैंने तुम्हें समझाया था, क्या समझाया था? इस पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में अरावली की पहाड़ियां, उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट और पूरी घाट में स्थित है। सामान्यतः तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। इस पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर दिशा की ओर होता है। कहां होता है? उत्तर दिशा की ओर। समझने का प्रयास करेंगे। ये इस तरीके से तुम्हें दिख रही है, तो देखो इसका उत्तर की ओर क्या होगा? ढाल होगी। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ढाल किधर हो गई? देखो इधर हो गई उत्तर की तरफ। तो ध्यान से समझेंगे इसने क्या कहा है। इस पठार के उत्तरी भाग की ढाल उत्तर दिशा की ओर होती है, मतलब जो उत्तरी भाग है, इसने क्या बोला है? इस पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर दिशा की ओर होता है, मतलब कि इस तरफ होता है, मतलब यूं इस तरीके से, ठीक है। ये उत्तरी तुम्हारी पहाड़ियां हैं, ये उत्तरी तुम्हारी पहाड़ियां हैं, इनका ढाल इस तरीके से होगा, मतलब उत्तर की तरफ होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, आ जाओ। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अग्रभाग होने के कारण यह खंड ऊर्ध्वाधर हलचलों व भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा नदी, तापी नदी और महानदी भ्रंश घाटियों के और सतपुड़ा बिलोक पर्वत का उदाहरण है। गुरुजी भ्रंश घाटी क्या होती है, महानदी क्या होती है, घाटी क्या होती है, इनके बारे में आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ देखो मैंने तुम्हें बता दिया, ये अरावली की पहाड़ियां है, ये विंध्य की पहाड़ियां, ये सतपुड़ा की पहाड़ियां, ये राजमहल की पहाड़ियां हैं। यहाँ पे गिर है मेरे भाई, गिर का मतलब गुजरात में, तो गुजरात से कच्छ से होकर निकलती है। हाँ गुरुजी, ठीक है। ये यहां तक समझ में आया मेरे भाई? यहां से निकलेंगी, अरावली पे जाएगी, दिल्ली से जाएंगी विंध्य, सतपुड़ा, और यहां से राजमहल से होते हुए कहां चली जाती है? राजमहल तक जाती है मेरे भाई। कहां तक जाती है? राजमहल तक। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है वो कहां तक है? राजमहल तक है मेरे भाई। कहां तक है? राजमहल तक। आगे देखेंगे, आगे देखने का प्रयास करेंगे। यहां हम पढ़ रहे थे मेरे भाई, अब देखो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पढ़ रहे थे हम, इन चीजों को पढ़ रहे थे, ठीक है, इन चीजों के बारे में बात कर रहे थे। हाँ गुरुजी आप इन चीजों के बारे में बात कर रहे थे। देखो इसने क्या कहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझने वाला हूँ। ज्योग्राफी तुम्हारी आंखों के आगे तैरनी चाहिए, मतलब आंखों के आगे होनी चाहिए। जब भी तुम निकलो तो तुम्हें ज्योग्राफी मतलब रग रग में ज्योग्राफी दिखनी चाहिए तुम्हें। आ जाओ। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत एक भूवैज्ञानिक सिद्धांत है। ये क्या है मेरे भाई? एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? एक सिद्धांत,
ठीक है। इसमें क्या हुआ मेरे भाई, इस सिद्धांत में इसने धरती के बारे में बताया। क्या बताया धरती के बारे में, कि धरती की जो आकृति है, धरती की जो संरचना है, वो प्लेटों के खिसकने से या उनके टकराने से या उनको दूर हटने से ऐसे इनका क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब कि कहना चाह रहा है कि पृथ्वी की जो संरचनाएं हैं, पृथ्वी पे जो संरचनाएं हैं, जैसे पहाड़ देखा, पठार देखा, नदियां देखी, हिमालय देखा, घाटियां देखी, भ्रंश घाटियां देखी तुमने, ठीक है, छिपरिकाएं देखी तुमने, क्या देखी, छिपरिकाएं। गुरुजी ये क्या होते हैं छिपरिकाएं, आज समझेंगे, आ जाओ। देखो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, मतलब एक सिद्धांत था जो कि क्या था, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट का मतलब है कि इस तरीके से प्लेटें हैं, मान लो हमने क्या अभी अभी पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरीके से परतों से मिलकर बनी हुई बहुत सारी प्लेटें हैं, इसके ऊपर क्या है, बहुत सारी प्लेटें। तो ये प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं, एक दूसरे से रगड़ खाती है, एक दूसरे से दूर हटती है, एक दूसरे से जाकर भिड़ती है। तो क्या क्या बनता है, आ जाओ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक भूवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत यानी स्थलमंडल कई विशाल और कठोर चट्टानी प्लेटों में बटी हुई हैं, जो पृथ्वी के अंदरूनी तरल एस्थेनोस्फीयर पर तैरती रहती है। ये प्लेटें लगातार अलग अलग गतियों से खिसकती है, आपस में टकराती हैं, दूर जाती हैं या एक दूसरे से रगड़ती हैं, जिससे भूकंप बनता है, ज्वालामुखी बनता है, पर्वतों का निर्माण होता है और समुद्र तल का विस्तार होता है। ये सारी की सारी भू आकृतियां कैसे बनती है, प्लेटों के विस्तार से। और प्लेटों का विस्तार को हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है मेरे भाई। अब इसने क्या बोला है कि जो तुम्हारी प्लेटें हैं, जो तुम्हारी पृथ्वी की प्लेटें हैं मेरे भाई, वो एक दूसरे के ऊपर तैर रही हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, तैर रही हैं। किसके ऊपर, अंदरूनी तरल एस्थेनोस्फीयर, मतलब जो अंदर की जो अंदर का जो भाग है जिस पर ये तैर रही है, उसको क्या बोला है इसने क्या बोला है, एस्थेनोस्फीयर बोला है। क्या बोला है, एस्थेनोस्फीयर बोलता, एस्थेनोस्फीयर बोला है। देखो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे, देखो इस तरीके से, यहां है एस्थेनोस्फीयर, ये है लिथोस्फीयर, ठीक है। अब देखो ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। अब समझने का प्रयास करेंगे, यहां पे देखो ये जो लाल कलर का दिख रहा है, ये है मैग्मा। गुरुजी मैग्मा क्या होता है, मैग्मा का मतलब होता है मेरे भाई पृथ्वी के अंदर जो गर्म पदार्थ भरा हुआ है। पृथ्वी के अंदर क्या है मेरे भाई, बहुत गर्म पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर की जो मतलब पृथ्वी के अंदर का जो तरल पदार्थ है वो बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। तो एस्थेनोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया। तो ये क्या पृथ्वी की परत है, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है। चलो अभी हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे पृथ्वी की परत है, इसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ये जो ब्लैक कलर में दिख रही है तुम्हें, ये होती है क्रस्ट। तो ये हल्की ब्लैक कलर में दिख रही है ना मेरे भाई, यहाँ पे देखो ये वाली जो दिख रही है, ये वाली जो दिख रही है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या समझने का प्रयास करना है तुम्हें। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो बहुत सारी क्या बनाई है इन्होंने, सीमाएं बताई हैं पृथ्वी की, क्या बताई है, प्लेट की सीमाएं। जो ये प्लेटें होती है इनकी सीमाएं कौन कौन सी है, पहली है रचनात्मक या अपसारी सीमा, रचनात्मक या अपसारी सीमा। अपसारी का मतलब है पसर, अपसारी का मतलब क्या है, पसरना। तो कहते हैं ना पैर पसार ले, पैर पसार ले का मतलब पैर को फैला दो। तो अपसारी, अपसारी का मतलब है फैलाना, मतलब कि प्लेटें क्या होंगी, दूर दूर जाएंगी, प्लेटें क्या होंगी, दूर दूर जाएंगी। तो प्लेटों की सीमाएं हैं, ये प्लेटें किस तरीके से गति करती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें बताई हैं इन्होंने। तो पहली में तो क्या हो रहा है, अपसारी हो रही है, मतलब दूर दूर जा रही है। दूसरी देखो विनाशात्मक या अभिसारी, अभिसारी का मतलब विनाशात्मक, या तो वो भिड़ेंगी, विनाशात्मक मतलब होगा जब भिड़ेंगी तो विनाश ही विनाश होगा, विनाशात्मक। और अभिसारी, अभिसारी का मतलब है एक दूसरे के पास पास आएंगी। तीसरी आती है संरक्षणात्मक सीमा। क्या होती है, संरक्षणात्मक सीमा मतलब कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो इसमें क्या होगा, इसमें खिसकेंगी। जैसे मान लो ये दो प्लेटें हैं, ध्यान से देखेंगे, जैसे ये दो प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें इस तरीके से खिसकेंगी, ठीक है, इस तरीके से खिसकेंगी। एक तो ये वाला तरीका हो गया, एक ये वाला तरीका हो गया, और एक ये वाला तरीका हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया अपसारी, ये हो गया अभिसारी, मतलब पास अगर आकर भिड़ रही है, मतलब इकट्ठी हो रही है। पसारने का मतलब फैलना, अभिसारी का मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है। एक तो ये वाली कंडीशन हो गई इकट्ठी वाली, एक हो गई दूर वाली, और एक हो गई मेरे भाई ये आपस में खिसकती है आगे पीछे, ठीक है। उसको बोलते हैं संरक्षणात्मक सीमा। अब चलो मैं बात करता हूं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में जैसे तुम्हें मैं बता रहा हूं कि ये लिथोस्फीयर पर तैरती है, ऐसे ऐसे तैरती है। तुम्हारे समझ में नहीं आया गुरुजी क्या है, हमको समझ में नहीं आया, चलो समझने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई, और ये देखो अपन समझते हैं। एक मिनट,
देखो यहां समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, क्या समझने का प्रयास करेंगे, यहां मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और तुम समझने का प्रयास करना, ठीक है। चलो इसने देखो क्या कहा है यहाँ पे, पृथ्वी की मुख्य आंतरिक परतें हैं, जैसे तुम ये पृथ्वी है और इसको हमने काट लिया, जैसे तरबूज की फांस नहीं काटते क्या, तरबूज तरबूज काटते हो चाकू से, हाँ गुरुजी तरबूज काटते हैं चाकू से, और हमने पूरे मतलब जितने भी बफर सिस्टम चले उनमें हमने तरबूजों को ही चैटाया। आपकी बात, इस सीजन हमने तरबूजों को चैटा चैटा के कर दिया लाल है। चलो आ जाओ, एक बार तो खराब आगो, अरे यही आएगो खराब ना लायक तेरे, ना लगो कर्म ऐसे हैं, तरबूज अच्छा खाना चाहते हो ऐसे थोड़ी मिलता है। चलो ये है, ठीक है। इसमें से क्या किया, एक परत को निकाला अपन ने, जैसे ही परत को निकाला हमने देखा कि इस तरीके से परत होती है मेरे भाई, हमारी क्या होती है, इस तरीके से परत होती है, ठीक है। ये पृथ्वी की संरचना है मेरे भाई, इसमें 3 परतें हैं, कौन कौन सी है, देखो इसको बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं मेरे भाई। पहली जो परत होती है नीचे वाली, देखो पहली जो परत होगी इसको बोलेंगे कोर, को बोलते हैं मेरे भाई कोर, क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर। गुरुजी हमारे गुरुजी ने तो नहीं नीफे बोला है, वो नीफे, मैं समझाऊंगा इनमें क्या होता है। जैसे जैसे ये तुम्हारे 3 परतें हैं, पृथ्वी की कितनी परतें हैं, 3 परतें, पहली होती है कोर, दूसरी होती है मेंटल, क्या होती है, मेंटल होती है, क्या होती है, मेंटल, और तीसरी होती है क्रस्ट, क्या होती है मेरे भाई, क्रस्ट होती है। तो क्रस्ट होती है, मेंटल होती है और कोर होती है, ठीक है। जब हम इसकी संरचना पढ़ रहे होंगे, इसके बारे में हम और ज्यादा डीपली पढ़ रहे होंगे, गहराई से पढ़ रहे होंगे, तब मैं बताऊंगा कि इनमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है। उन धातुओं के आधार पर ही क्या कहा जाता है, इनको सियाल, सीमा और निफे कहा जाता है। सियाल का मतलब है मेरे भाई सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो इसमें जब सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है तो इसको बोल जाता है सियाल, क्या बोला जाता है, सियाल। एक होता है सीमा, एक क्या होता है मेरे भाई, सीमा, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां पे इसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। दूसरी जो सीमा है मतलब मेंटल वाली है, जो मेंटल को क्या बोलते हैं, सीमा। तो सीमा क्या है, मेंटल है। अगर कोई हो तो बुरा मत मानना मेरे भाई, मैं ट्रिक सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो बुरा नहीं लगना चाहिए अगर सीमा है तो, है ना। सॉरी भाई, सीमा जो भी है सीमा, है ना, हाँ हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं, सीमा की बात कर रहे हैं, उस वाली सीमा की बात नहीं कर रहे। सियाल, सियाल के में क्या है, सियाल का मतलब क्या है मेरे भाई, सियाल का मतलब है क्रस्ट, क्रस्ट हो गई, मेंटल हो गई, और तीसरी होती है निकिल और मतलब नीफे, फेरस, तो इसको बोलते हैं नीफे, क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं। तो पृथ्वी की 3 परतें होती है, सियाल, सीमा और निफे। निफे का मतलब है मेरे भाई, इसको बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर। तो पहली तो कौन सी हो गई गुरुजी, पहली तो हो गई सियाल, क्या हो गई, सियाल हो गई, कौन सी हो गई, सियाल, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं गुरुजी, क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी हो गई सीमा, क्या हो गई, सीमा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं गुरुजी मेंटल। सीमा क्या है, मेंटल है गुरुजी, ऐसे नहीं है मेरे भैया ना, कोई भी बुरा नहीं मानेगा अगर सीमा नाम का कोई भी पर्सन है तो उसको मेरे भाई कान पकड़ के सॉरी, और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मेरा किसी को कोई भी टोंटिंग बाजी करने का प्लान नहीं है, ठीक है। तो सीमा क्या है, सीमा का याद रख लेंगे मेंटल। अब तीसरी याद रखेंगे नीफे, NIFE, निकिल और फेरस, निकिल और फेरस, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं ओनली। तो इसको बोलते हैं कोर, मतलब निफे है ना ये मेरे भाई, इसको बोलते हैं निफे। 3 परतें होती है पृथ्वी की, कितनी परतें होती हैं, 3। निफे में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, कोर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से, अब मैंने देखो इसमें समझाया। अब एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो भूपर्पट्टी की बात कर रहे हैं, भूपर्पट्टी का मतलब है क्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी चलो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्रस्ट जिसको हम भूपर्पट्टी बोलते हैं, प्रवार जिसको हम मेंटल बोलते हैं, और कोर जिसको हम क्रोड बोलते हैं। भूपर्पट्टी सबसे बाहरी और पतली परत है मेरे भाई, देखो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे इसकी मोटाई ज्यादा है, फिर और थोड़ी सी ज्यादा मतलब और थोड़ी सी कम है, और यहाँ पे जाते ही क्या हो गई, कोर पे जाते तो बिल्कुल ही पतली हो गई। तो मतलब इसने क्या बोला है, देखो भूपर्पट्टी सबसे बाहरी और पतली परत है, प्रवार एक मोटी परत है जो आंतरिक और बाह्य कोर के ऊपर स्थित होती है, और क्रोड जो लोहे और निकिल मतलब फेरस और निकिल, तो जिसको हमने क्या बोला है, निफे। तो NI का मतलब होता है निकिल, और FE का मतलब होता है फेरस मतलब लोहा, ठीक है। चलो लोहे और निकिल से बना है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है कौन, कोर। कोर क्या है, सबसे भीतरी भाग है मेरे भाई, है ना। आ जाओ, पृथ्वी की बाहरी परतें जैसे वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल भी क्या है, महत्वपूर्ण है। अभी हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो किसकी बात कर रहे होंगे, क्रस्ट की बात कर रहे होंगे। तो ये क्रस्ट की संरचना है मेरे भाई, ये ऊपर वाली क्या है, क्रस्ट है, परत है तुम्हारी,
क्या है, क्रस्ट की परत। अब ये परत में क्या होंगी, प्लेटें हैं, एक दूसरे पे क्या है, परतें इस तरीके से जमी हुई है, इस तरीके से क्या है मेरे भाई, जमी हुई है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये क्या होती है, कोई तो धीरे खिसकती है, कोई ज्यादा गति करती है, कोई तेजी से गति करती है, कोई धीरे धीरे गति करती है, कोई बिल्कुल ऐसे रेंगती रेंगती गति करती है। तो ये क्या करती है, अलग अलग गतियों से गति करती है, मतलब अलग अलग स्पीड से, मतलब क्या करती है, गति करती है, मोशन करती है मेरे भाई, अलग अलग स्पीड से मोशन करती है, ठीक है। अब ये अलग अलग स्पीड से मोशन करती है, तो कोई आगे हो जाती है, कोई पीछे हो जाती है, कोई इस तरीके से खिसक जाती है, कोई इस तरीके से खिसक जाती है। तो इनके खिसकने के कारण क्या होती है, हमारे स्थल आकृति बनती है। जो ये स्थल आकृति का मतलब पहाड़ बनते हैं, गर्त बनते हैं, जो भी सारी चीजें ये बनती है। तो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि गर्त और ये चीजें क्या होती है। चलो आ जाओ आगे, ये समझ में आया। अब देखो, अब हम पढ़ रहे होंगे पर्वत, पठार, रिफ्ट पहाड़ियां, रिफ्ट घाटियां और तुम्हारे ज्वालामुखी, ठीक है। चलो इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो दिख रहा है सभी को, हाँ गुरुजी दिख रहा है, दिख रहा है। तो मेरे भाई अब हम जो बात करेंगे वो पर्वतों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पर्वतों की। तो देखो, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो पृथ्वी की सतह ऊपर उठती है और विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनाती हैं, जैसे कि हिमालय। जो हिमालय दिख रहा है कैसे बना है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है गुरुजी समझाओ। तो देखो समझो मेरे भाई, इस तरीके से प्लेट है, एक के ऊपर एक, 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 इस तरीके से प्लेट है। हाँ गुरुजी ऐसे प्लेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आवाज तो आ रही है ना सभी को मेरे भाई, और लो इसको और नजदीक लगा देता हूँ। हाँ अब देखो, अब आवाज आ रही है मेरे भाई सभी को। चलो अब समझने का प्रयास करेंगे क्या, कि ठीक है गुरुजी, अब इसमें क्या हुआ है, ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें हैं। अब ये प्लेटें ऐसे नहीं है कि ऐसे टकराई और ये दूर हट गई है, फिर कुछ भी। देखो बहुत सारी घटनाएं होती है। पहले क्या होगा, ये पर्वत कैसे बनते हैं, अगर मान लो ये दो परतें हैं इस तरीके से, ये दो परतें आई आपस में, दो परतें आई और इस तरीके से टकरा गई, टकरा गई तो ये इस तरीके से ऊपर उठ जाएंगे। देखो मेरे भाई, इस तरीके से टकराएंगे और यूं ऊपर उठ जाएंगे, यूं आएंगी और यूं टकरा के ऊपर उठ जाएंगे। तो इस तरीके से जो क्या बनेगा, पर्वत बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ गुरुजी पर्वत बनेगा, बनेगा पर्वत, हाँ गुरुजी। ये देखो दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं मेरे भाई, ध्यान से इधर देखता हूं, देखो ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटों में क्या होगा, इस तरीके से आएंगी, आसपास आएंगी, बट भिड़ेंगी, टकराएंगे और यूं ऊपर उठ जाएंगे। ये ऊपर उठने के कारण क्या बन गया हमारे पास मेरे भाई, पर्वत। क्या बन गया, पर्वत। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो पृथ्वी की सतह ऊपर उठ जाती है और विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनती है, जैसे कि हिमालय। तो ये कैसे बना है, कि जब प्लेटें क्या हुई, आपस में आई, आने के बाद में टकराई और टकराने के बाद में हिमालय की तरह बन गई, मतलब इनको हमने क्या बोला, पर्वत बोला। अच्छा गुरुजी फिर पठार कैसे बनते हैं, मेरे भाई ये होते हैं पठार। दिख रहा है तुम्हें पठार, हाँ गुरुजी। तो इसमें इसमें क्या अंतर है गुरुजी, ये ऊपर से नुकीला है और ये थोड़ा सा क्या है, चपटा है। क्या है, चपटा। अब समझो, जब पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में, देखो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में भूमि के बड़े बड़े ऊंचे और समतल हिस्से भी बन सकते हैं। जब ये पर्वत बने हैं, मान लो इस तरीके से टकराने के बाद में ऐसे प्लेट तो बन गई, लेकिन अब देखो ये पठार बनने के बहुत सारे रीजंस है। या तो जब पर्वत बन रहा था उसी टाइम पे ऐसा हुआ कि मतलब उसका किनारा इस तरीके से ऊपर ना उठ के समतल बन गया, बन गया समतल, हाँ गुरुजी। दूसरा क्या चीज होती है, दूसरी होती है हमारे भौगोलिक स्थितियां। भौगोलिक स्थितियां क्या, तुमने देखा होगा अपर्दन, अपर्दन सुना है तुमने, हाँ गुरुजी। हम तुमने मृदा अपर्दन देखा है, हाँ गुरुजी मृदा अपर्दन देखा है। अच्छा तुम्हें पता है मिट्टी कैसे बनती है, नहीं गुरुजी हमको तो नहीं पता। नहीं पता तो ध्यान से देखो, धीरे क्या होती है, हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलती है, हवाएं चलती है, हवाएं चलती है। मेरी भाई ध्यान से समझना कि जो हवाएं हैं ये धीरे धीरे किसी भी पे अगर टकराती हैं तो उसका क्षय करती है, उसका नुकसान करती है, उसको क्या करती है, हानि पहुंचाती है। हानि पहुंचाने का मतलब उसका विनाश करती रहती है, थोड़ा थोड़ा सा क्या करती है, उसका नुकसान करती रहती है। जब ये हवाएं अगर पर्वत के ऊपर से जाती है तो ये जो ऊपरी हिस्से हैं इनके, ये मतलब ऐसा नहीं है तुम आज कर रहे हो, आज देख लिया 10 दिन बाद में जाके देख रहे हो, 1-2 साल बाद में, 2 साल का मतलब नहीं है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, करोड़ों वर्षों का प्रोसेस है। इस करोड़ों वर्षों में हवाएं जैसे टकराती हैं, इनका ऊपरी हिस्सा क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है और वो पठार का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं मेरे भाई, पठार का रूप ले लेते हैं। बारिश होगी, सर्दी होगी, गर्मी होगी, ये पठार का रूप ले लेंगे। और जो ये पर्वत मतलब ये जो मतलब इसके जो पत्थर जाएंगे वो नीचे मतलब नीचे चले जाएंगे। अब पत्थरों पे भी अपर्दन होगा, धीरे धीरे पत्थर जब अपर्दन होगा, मतलब धीरे धीरे अपर्दन मतलब हवाएं जब पत्थरों पे पड़ेंगी तो वो भी किसमें तब्दील हो जाएंगे, किसमें बदल जाएंगे, मिट्टी में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे, मिट्टी में। आ जाओ, अब आती है रिफ्ट घाटियां। गुरुजी रिफ्ट घाटियां क्या होती है, देखो इसमें दिख रहा है तुम्हें, रिफ्ट घाटियों का मतलब है जब दरारें पड़ जाती हैं और इनमें क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। जैसे धरती क्या हो गई, फट गई और यहाँ पे इस तरीके से क्या बन जाती है, इस तरीके से तुम्हारे पास क्या बन जाती है, देखो इस तरीके से तुम्हें दिख रही है ना ये वाली लाइन, नहीं दिख रही, चलो दिखाता हूं, देखो ये वाली चीज देखो, देखो ये वाली चीज यहां से देखेंगे, ये जो बन रही है ना मेरे भाई, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जमीन फटी हुई है। कैसी फटी, क्या है, जमीन फटी हुई है, देखो इधर
दिख रही है? हाँ गुरुजी दिख रही है। ये जमीन क्या है, फट गई इस तरीके से, तो ये बनती है। देखो इसने क्या बोला है, जब टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो पृथ्वी की प्लेटें हैं, तो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो भूमि में दरारें पड़ती हैं और एक निचला क्षेत्र मतलब क्या बन जाता है, घाटी बन जाता है। निचला क्षेत्र क्या बन जाता है, घाटी बन जाता है। अब ज्वालामुखी की बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें प्लेटें क्या हुई, आपस में आई, टकरा गई तो पर्वत बन गए। ठीक है, कई बार क्या होता है, पर्वत जैसे ही बनते हैं तो उनका हिस्सा जो ऊपरी हिस्सा होता है वो नुकीला न होकर क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। देखो पठार और पर्वत में एक ही चीज है कि ये इनका जो सिरा होता है, ऊपरी सिरा जो होता है वो नुकीला होता है, जबकि पठार में क्या होता है, समतल होता है। क्या होता है, समतल होता है। रिफ्ट घाटियां, जब टेक्टोनिक प्लेटें दूर जाती हैं तो रिफ्ट घाटियां बनती है। अच्छा, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं गुरुजी, तो देखो ये प्लेट सीमाओं पर भी बनते हैं। ये प्लेट सीमाओं का मतलब है प्लेट के जो मतलब सीमा होती है। जैसे ये मान लो ये प्लेट है हमारे पास, क्या है मेरे भाई, ये इस तरीके से प्लेट है मान लो एक, ठीक है। तो इनकी सीमा मतलब एक तो ये वाली इधर वाली इससे जो ये ऊपरी हिस्से मतलब इसकी बाउंड्री जो है, इस प्लेट की जो बाउंड्री है वहां पर भी बनते हैं। जहां पिघला हुआ मैग्मा का मतलब होता है लावा, बाहर निकलता है और धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस चट्टाने बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। गुरुजी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो देखो समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो ये हमारी क्या है, एक प्लेट है, प्लेटों के जो सिरे हैं, प्लेटों के क्या है मेरे भाई, सिरे। इन प्लेटें जो इनका सिरा है, यहाँ पे होता है मेरे भाई मैग्मा। क्या होता है, मैग्मा होता है गुरुजी, मैग्मा। क्या होता है मेरे भाई, मैग्मा होता है। मैग्मा क्या होता है गुरुजी, लावा होता है। लावा क्या होता है, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला जो द्रव होता है उसको हम बोलते हैं मेरे भाई मैग्मा। क्या गुरुजी पेट्रोल और ये भी मैग्मा है? नहीं मेरे भाई, जब हम पृथ्वी की आंतरिक सतह में जाते जाएंगे तो पृथ्वी पर क्या होगा, पृथ्वी पर मतलब क्या होगा मेरे भाई बताओ, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा। अभी तुम सर्च किया करो, देखते रहा करो, ज्योग्राफी में जो नई नई खोजें हुई हैं उनको ऊपर सर्च किया करो थोड़ा थोड़ा सा कि ऐसा कैसे हो रहा है। तुम देखा करो कि पृथ्वी पे अभी मतलब जैसे कोई मतलब जमीन के अंदर छेद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी क्रस्ट को भी पार नहीं कर पाए हैं सही तरीके से। अपनी जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, उसी को पार नहीं कर पाए। और अपन ने तो कहां तक पढ़ लिया, क्रस्ट के बाद में मेंटल और मेंटल के बाद में कोर, तो वो तो कोर तक पहुंचने की उनकी उम्मीद भी नहीं है। अभी क्रस्ट के इतने से हिस्से में पहुंचे हैं, वो क्रस्ट इतनी मोटी है तो इसके इतने से हिस्से में पहुंचे हैं, पूरी क्रस्ट पे भी नहीं पहुंचे। और तापमान वहां पे जितनी भी, जिससे भी छेद कर रहे हैं, जिस ड्रिल से भी छेद कर रहे हैं ना मेरे भाई, जिस मशीन से भी छेद कर रहे हैं, उस मशीन की जो ड्रिल है, ड्रिल का मतलब जिससे छेद कर रहे हैं, वो भी पिघल रही है। मतलब वहां का तापमान देखो कितना होगा। तो तुम सोचो जब लोहा पिघल रहा है तो वहां पे सारी चीजें पिघली हुई होंगी। ऐसे ही मान लो ये अपने पास प्लेटें थी और प्लेटों के पास क्या है मेरे भाई, प्लेटों के मतलब ये प्लेटें होती है, इन प्लेटों की सीमाओं पर क्या होता है, मैग्मा होता है, लावा होता है। क्या होता है, लावा। अब ये लावा क्या होता है, धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है। जैसे मान लो ये एक छेद हुआ इस तरीके से धरती में क्या हुआ, इस तरीके से छेद, और यहां से क्या हुआ, लावा निकल रहा है, इस तरीके से लावा निकल रहा है लावा मेरे भाई। ये लावा निकल रहा है, लावा एक तरीके से तरल पदार्थ है मेरे भाई। ये निकलता जाएगा इस तरीके से, निकलता जाएगा है, ये निकलता जाएगा मेरे भाई, ये निकलता जाएगा इस तरीके से। और ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ज्वालामुखी बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ज्वालामुखी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ज्वालामुखी। क्या बन जाएगा, देखो इसी तरीके से तो है ज्वालामुखी। ये रहा ना ज्वालामुखी, देखो इस तरीके से ये रहा। बताओ है कि नहीं है, हाँ गुरुजी है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे छेद था तो अब धीरे धीरे इससे लावा निकलता गया, इस तरीके से निकलता गया ना मेरे भाई। अब जैसे निकलता गया तो ये क्या हो गया, जम गया। यहाँ पे ये गर्म तो निकला तो किसके रूप में, लावा के रूप में। अब जैसे ही लावा के रूप में निकला, ये कठोर चट्टानों के रूप में क्या हो गया, बदल गया। किसके रूप में बदल गया, कठोर चट्टानों के रूप में बदल गया। किसके रूप में बदल गया गुरुजी, कठोर चट्टानों के रूप में बदल गया। इसी को हमने बोला ज्वालामुखी। क्या बोला, ज्वालामुखी। तो टेक्टोनिक प्लेटें जब दूर हटती हैं तो बनती है हमारे पास रिफ्ट घाटियां, तो पास आती है मतलब टकराती है, इस तरीके से ऊपर जाती है तो पर्वत। अगर कई बार टकराकर उनका ऊपरी सिरा अगर समतल हो जाता है तो उसको बोलते हैं पठार, ठीक है। और ज्वालामुखी जब मतलब हमारे मतलब पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, प्लेटों की जो सीमाएं हैं उन पे बनते हैं। ये क्या, कहां बनते हैं, प्लेटों की सीमाओं पर बनते हैं, जहां पे क्या होता है, मैग्मा होता है, लावा होता है, वो पिघल कर क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। जिससे क्या बनती है, चट्टाने बनती हैं, और जिससे क्या बनते हैं, ज्वालामुखी बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये ज्वालामुखी किस तरीके से बना है, धीरे धीरे समझ में आया। थोड़ा बहुत आना चाहिए, पहले तो ये बताएंगे थोड़ा बहुत आया नहीं आया, ठीक है। चलो अभी मैं जैसे जैसे रिवीजन कराऊंगा, तो अभी 2 दिन और चलेगी क्लास, जहां तक है 2-3 दिन चलेगी, तो उसमें मैं तुम्हें ये सारी चीजें एकदम से क्लियर करा दूंगा। तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। चलो आगे आ जाओ। देखो अब हम बात करेंगे मेरे भाई
कि हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। ठीक है, चलो अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं, कौन कौन सा क्या है, किस तरीके से क्या है क्या नहीं है। तो देखो मेरे भाई, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। अब प्रायद्वीपीय पठार देख लिया हमने, प्रायद्वीपीय पर्वतमाला देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, प्रायद्वीपीय पर्वतमाला। 3 भागों में बांटा था हमने, हाँ गुरुजी 3 भागों में बांटा था। किस किस के रूप में बांटा था हमने, प्रायद्वीपीय पठार के रूप में, फिर मतलब हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं के रूप में, फिर हमने गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र इनके मैदान के रूप में। तो हम दूसरा पढ़ रहे हैं, तो देखो, कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की एक भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। तरुण का मतलब है नई है, दुर्बल का मतलब कमजोर है, लचीली का मतलब फ्लेक्सिबल है। इस तरीके से मोड़ा तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये पर्वत, अब ऐसा नहीं है तुम मोड़ने चल जाओ कि ले आ मैं हूं हिमालय की नई प्रायद्वीपीय पर्वतमाला, आ तुझे मैं मोड़ता हूं, ऐसा नहीं होगा। ये तुमसे नहीं मुड़ेंगी, मतलब कि जैसे परिवर्तन होंगे आसानी से मुड़ जाए। ठीक है, चलो, ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक तथा अंतर्जनित बलों की अंतर क्रियाओं से प्रभावित हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, अंश और छेप, देखो ध्यान से समझेंगे, वलन, अंश और छेप। अब ये क्या क्या होते हैं गुरुजी, इनके बारे में पढ़ेंगे अभी। वलन, अंश और छेप। वलन तो क्या होता है मेरे भाई, वलन का मतलब होता है मुड़ना। वलन का मतलब क्या होता है, मुड़ना। जब इस तरीके से पर्वतमालाएं इस तरीके से मुड़ जाती हैं, इस तरीके से मुड़ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं वलन। क्या होता है, वलन। ये किसके कारण हुआ है, ये किस तरीके से मुड़ी है मेरे भाई, अंतर्जनित और बाहर जनित, मतलब अंदर के और बाहर के। भाई पृथ्वी अपने आप में बल लगा रही है सारी चीजों पर, हाँ गुरुजी लगा रही है। भाई पृथ्वी जब सारी चीजों पर अपने अनुसार बल लगा रही है, तो इनमें क्या होगी, गति होगी, इनमें गति होगी, बाहर बल भी, बाह्य बल भी लगेंगे। जैसे मान लो पृथ्वी तो यूं पिघलने जाती है, लेकिन वायुमंडल क्या कर रहा है मेरे भाई, हमारा मतलब जो वायुमंडल है, मतलब पृथ्वी के बाहर का जो वायुमंडल है, या फिर हम बोल लें निर्वात है वहां पे, तो मतलब वहां से भी क्या होंगी, कुछ शक्तियां होंगी, कुछ फोर्स होंगे, कुछ बल होंगे जो पृथ्वी पर लग रहे होंगे, और पृथ्वी की आकृतियों पर भी लग रहे होंगे। तो बाहर के बल और पृथ्वी के अंदर के बल, तो अंतर्जनित, अंतर्जनित का मतलब अंदर के बल, पृथ्वी के अंदर के बल, बाह्य जनित मतलब बाहर के बल। तो अंदर के बल और बाहर के बल क्या कर रहे होंगे, इसमें क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इसमें विकार उत्पन्न कर रहे हैं। विकार का मतलब इनमें क्या कर रहे हैं मेरे भाई, क्या कर रहे हैं बताओ, ये सारी ये क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। ये हिमालय की जो पर्वतमालाएं हैं और अन्य अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं, ये सारी सारी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। प्रभावित होने के कारण मैंने क्या कहा कि ये तरुण है। तरुण का मतलब एक तो नई है, ठीक है, नई है, दुर्बल का मतलब कमजोर है, और लचीली है, मतलब ये कैसे भी मुड़ जाती है। तो ये जैसे ही इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, बाह्य प्रभाव और आंतरिक प्रभाव पड़ते हैं, तो ये क्या हो जाती है, वलय हो जाती है। वलय का मतलब इस तरीके से लहरदार या मुड़ावदार बन जाती है। वलन का मतलब होता है मुड़ाव, वलन का मतलब क्या होता है, मुड़ाव। तो इस तरीके से इनमें क्या आ जाता है, वलय आ जाती है, इनमें मुड़ाव आ जाता है। ठीक है, दूसरी आती है अंश। क्या आती है, अंश। अंश का मतलब क्या होता है, इस तरीके से समझो, जैसे पर्वत है, तो पर्वत का एक हिस्सा क्या हो गया, जैसे नीचे खिसक गया, तो उसको बोलते हैं अपन अंश। और तीसरा होता है थ्रस्ट, मतलब छेप। इसमें क्या होंगी कि परतें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चढ़ जाएंगी, परतें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी मेरे भाई, क्या हो जाएंगी, परतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। जैसे मान लो ये है इस तरीके से, ठीक है, और ये इसके ऊपर क्या हो जाएगी, चढ़ जाएगी। अगर ये इससे दूर हो जाएगी, इस तरीके से नीचे आ जाएगी, देखो इसमें क्या होगा, नीचे आ जाएगी तो अंश, और ऊपर चढ़ जाएगी तो छेप, जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिकी हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित, अपर्दित का मतलब क्या है, अपर्दित का मतलब क्या है मेरे भाई, अपर्दित का मतलब होता है एक तरीके से जैसे मृदा अपरदन पढ़ते हो ना, तो अपर्दन है यहाँ पर, क्या ये, अपर्दन। ठीक है, तो बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। गोर्ज, वी आकार की घाटियां, और कौन कौन सी चीजें, देखो 2 3 4 चीजें हैं यहाँ पे, देखो समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी है। गोर्ज है, वी आकार की घाटियां हैं, उसके अलावा है हमारे पास मेरे भाई, हो गया, गोर्ज, वी आकार की घाटी। चलो अभी बताएंगे, देखो ठीक है। तो ये वाली चीजें हो गई यहाँ तक। तो ये कौन कौन सी चीजें बनाती है, गोर्ज बनाती है, क्या बनाती है, गार्ज बनाती है, वी आकार की घाटियां बनाती हैं, क्या बनाती है, वी आकार की घाटियां बनाती हैं। ठीक है ना मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं अपन कि वी आकार की घाटियों के बाद में और क्या क्या बनाती हैं गुरुजी। वी आकार की घाटियों के बाद में क्या क्या बनाती है, तो देखो मेरे भाई, वी आकार की घाटियों के अलावा बनाती है छिपरिकाएं, और क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है। छिपरिकाएं और क्या बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। ठीक है ना मेरे भाई, तो किसके कारण होती है, प्लेटों के विवर्तनिकी हलचलों के कारण, प्लेटों के विवर्तनिकी हलचल के कारण होती हैं। चलो अब हम बात करते हैं मेरे भाई किसकी,
गोर्ज की को गोर्ज क्या होता है, देखो आज यही पढ़ेंगे, ठीक है। गोर्ज क्या होती है, गोर्ज पहाड़ों के बीच बनी एक सकरी, गहरी और खड़ी ढाल वाली घाटी होती है, ठीक है, जिसके बीच से कोई नदी या जलधारा बहती है मेरे भाई। ये क्या होती है, पहाड़ों के बीच, मतलब कोई पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में क्या बन गई, एक सकरी सी क्या बन गई, गहरी, मतलब सकड़ी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए और खड़ी ढाल वाली, मतलब कि ये पहाड़ है, इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये मान लो तुम्हारे पास कोई पहाड़ है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस तरीके से गहरी होनी चाहिए और सीधी, मतलब इस तरीके से, मतलब गहरी और ऊर्ध्वाधर, मतलब खड़ी ढाल वाली, खड़ी ढाल वाली मतलब सीधे ऊपर पानी आ रहा हो और नीचे क्या हो, गहरी हो। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि गोर्ज क्या है, पहाड़ों के बीच बनी एक सकरी, गहरी और खड़ी ढाल वाली घाटी होती है, जिसके बीच से कोई नदी या जलधारा बहती है, ठीक है। वी आकार की घाटी क्या होगी, मतलब कि देखो मेरे भाई पहाड़ों के बीच में कोई जगह हो और वो जगह मतलब इस तरीके से गहरी हो, ऐसा नहीं है कि एक पैर रखा और फिर यहीं तक ही रह गई, मतलब ऐसा नहीं है इतनी सी हो, नहीं, बहुत गहरी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, पानी का बहाव खड़ा होना चाहिए, ठीक है, और उनके मतलब उनमें से क्या बहता है, पानी बहता है, इनको बोलते हैं गोर्ज। क्या बोलते हैं, गोर्ज। तो गोर्ज क्या होती है, पहाड़ों के बीच बनी एक सकरी, गहरी और खड़ी ढाल वाली घाटी होती है, जिसके बीच से कोई नदी या जलधारा बहती है। वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी एक प्रकार की घाटी है जो नदियों के अपर्दन से बनती है। किसके अपर्दन से बनती है, नदियों के अपर्दन से, मतलब जब नदियां बहती हैं तो उनके कारण माटी का जो कटाव होता है उनके कारण बनती है वी आकार की घाटियां, मतलब इस तरीके से घाटी बन जाती है जो वी आकार में दिख रही है। तो वी आकार की घाटी एक प्रकार की घाटी है जो नदियों के अपर्दन से बनती है, जिसमें खड़ी ढलानें होती हैं और तल पर एक सकरी वी आकार जैसी खाई होती है। ये घाटियां नदी के ऊपरी और युवा भाग में पाई जाती हैं, जहां पानी तीव्र गति से बहता है और अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों और मिट्टी को काटकर नदी के तल को गहरा करता जाता है। मतलब ये जो पानी है वो बहुत तेज गति से आता है और तेज गति से आते हुए माटी को, चट्टानों को, इनको सबको काट देता है और वी आकार की आकृति बनाता है, जिसको हम बोलते हैं वी आकार की घाटी। कल मेरे भाई हम पढ़ रहे होंगे छिप्रिका, छिप्रिका के बाद में हम पढ़ रहे होंगे जलप्रपात, ठीक है। जलप्रपात का मतलब है झरने और छिप्रिकाओं का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से हमारे पानी इकट्ठा हो जाता है कई बार उनको, ठीक है। मैं एक एक चित्र के साथ समझा रहा हूँ। ये गोर्ज है मेरे भाई, ये वाला तो गोर्ज है, इसको ध्यान से समझ लेंगे। ये क्या है, गोर्ज, और ये वाली क्या है, वी आकार की घाटियां, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई, मैंने तो बोल दिया था थोड़ा सा कि आज थोड़ा सा क्या होगा, कम हो पाएगी क्लास, ठीक है मेरे भाई। चलो कल मिलते हैं मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस, चलो।